Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. लेक्चर नंबर 8 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास स्केलर आ जाए तो इसकी बेस पे हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसकी पहचान डॉट है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान कहीं पर भी आप डॉट देख लें, इसका मतलब ये आपको स्केलर देगा, और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस देके वो आपको वेक्टर देगा। ठीक है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल आपके पास जो है, फॉर एग्जाम्पल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैं लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क देता है और वर्क आपके पास है, दिस इज स्केलर, दिस इज अ स्केलर। तो एफ एस कॉस थीटा ये आपको क्या देगा? ये आपको वर्क देगा, वेयर वर्क इज अ स्केलर। तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, a डॉट b इज इक्वल टू a कॉस थीटा इंटू b, या ये आपके पास a इंटू b कॉस थीटा आपके पास होगा। a डॉट b a कॉस थीटा, इसको हम ax b लिखते हैं, ये आपके पास a b x होगा। इस ax को हम कहते हैं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a on B. This is the projection of A on B, or this is the component of A along B. और Bx आपके पास क्या है? Bx आपके पास जो है, this is the projection of A on, this is the projection of B on A. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं this is the component of B along A. This is the component of B along A. इसको बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन आपके पास ये भी है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ A on B with the magnitude of B, या द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A with the projection of B on A is equal to the dot product of two vectors A and B. अगर B का आप प्रोजेक्शन ड्रा करें तो देखिए ये आपके पास Bx है एंड दिस Bx इज अलोंग A। अगर आप इस A का प्रोजेक्शन ड्रा करें, ठीक है, इस A का प्रोजेक्शन अगर आप B पे ड्रा करें, ये आपके पास Bx होगा। दिस Bx इज सॉरी दिस इज Ax, ठीक है, दिस इज Ax, और Ax आपके पास जो है दिस इज अलोंग B। ठीक है, और B का प्रोजेक्शन आपके पास A पे जो है, जिसको हम Bx कहते हैं, Bx इज अलोंग A। तो देखिए आप B का मैग्नीट्यूड A के उस कंपोनेंट के साथ जो कि B के अलोंग हो मल्टीप्लाई करें, या A का मैग्नीट्यूड आप B का वो कंपोनेंट जो A के अलोंग हो मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहां पर B को डिवाइड करूं तो यहां पर भी मैं B को डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा Ax which is equal to A cos theta. This is equal to A dot B divided by B. The ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of B will be equal to the component of A which is along B. और अगर आप यहां पर A को डिवाइड करें तो यहां पर भी आप A को डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाएगा Bx which is equal to B cos theta. This is equal to A dot B divided by A. The ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of B, this is equal to the projection of A on B. ठीक है, the ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of A, this is equal to the projection of B on A, या the component of B which is along A। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम Bx कहते हैं। तो ये भी आपके पास MCQ पॉइंट है। The ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of B is equal to the projection of A on B, या the component of A which is along B. The ratio of dot product of A and B to the magnitude of A is equal to the projection of B on A, या the component of B which is along A. ठीक है, तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ गए। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा होता है। क्यों? बिकॉज X कंपोनेंट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। X कंपोनेंट आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो मैं अब इसको इस तरह भी लिख सकता हूं
A dot B, this is equal to AB cos theta. सही है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा एंगल की बेस पे अगर मैं डिस्कशन कर लूं, अगर थीटा 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, तो A डॉट बी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। A डॉट बी आपको क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर थीटा आपके पास 0 हो, 0 का मतलब ये होता है when the vectors are parallel, अगर वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? मैक्सिमम रिजल्ट आपको देगा। ठीक है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब अगर दो वेक्टर्स है और उनके मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो, ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लें, तो डॉट प्रोडक्ट आपको 0 देगा। ठीक है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट कब आपको 0 वैल्यू देगा? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, अगर ये आपके पास क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर थीटा 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, थीटा 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, तो डॉट प्रोडक्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री हो, तो A डॉट बी ये आपके पास माइनस ए बी एंड इट विल बी मिनिमम। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। और डॉट प्रोडक्ट भी हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। एडिशन ऑफ वेक्टर मिनिमम रिजल्ट हमें कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी आपको मिनिमम रिजल्ट तब देगा इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है। तो ये आपके पास एंगल वाइज डिस्कशन। दो नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू, A is equal to 2i and B is equal to 3j, तो फिर A डॉट B आपके पास क्या होगा? What will be the dot product of the two vectors? A option 0, B option null vector, C option आपके पास जो है AB और D option आपके पास AB cos theta। देखिए IJ दे आर पर्पल के AB मैंने तो वैल्यू लिए है, तो मैं 2 3 6 लिख लूंगा। ठीक है। और 6 को हाफ करे तो मैं लिख लूंगा दिस इज 3। तो देखिए दोनों परपेंडिकुलर है IJ। तो अगर दोनों आपके पास परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपके पास एंगल वाइज डिस्कशन है। मैं अगर इसमें एक एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास A वेक्टर जो है, बल्कि मैं लिख लूंगा A मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैं लिख लूंगा A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 यूनिट एंड B मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट। ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड which is the sum of the magnitude of the two vectors A and B। ठीक है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का सम ले लूं, इट इज 10 यूनिट। ठीक है। तो फिर आप ये बताएं A डॉट B आपके पास क्या होगा? ठीक है। 24, B ऑप्शन आपके पास 10, C ऑप्शन आपके पास 12, D ऑप्शन 0। ठीक है। अगर मैं लिख लूं A आपके पास 6 यूनिट है, B आपके पास 4 यूनिट है। ठीक है। एंड the magnitude of the resultant which is equal to the magnitude of the sum of A and B is equal to 10 unit, then what will be the dot product of the two vectors A and B? A और B का dot product आपके पास क्या होगा? तो देखिए 6 को 4 के साथ जमा कर ले, 8 कर ले, तो 6 + 4 10। और याद रखिए आप सिंपली मैग्नीट्यूड को तब सम करते हैं if the vectors are parallel, if the vectors are parallel। और अगर वेक्टर पैरेलल ना हो तो फिर कभी भी आप मैग्नीट्यूड को सिंपली सम नहीं कर सकते। तो ये आपको बता रहे सिंपल सम 10, इट मींस दे आर पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है आपके पास तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to the product of the magnitude of the two vectors, then what will be the angle between the two vectors? ठीक है। तो 0 डिग्री होगा।
if the magnitude of the sum of two vectors A and B is equal to 10, then what will be the angle between two vectors? तो 0. तो अगर 0 डिग्री है तो सिंपली आप इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 24 आंसर आ जाएगा. अगर मैं लिख लो A डॉट B, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to half of the product of the magnitude of the two vector, then what will be the angle between two vectors? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? ठीक है, 30 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री. तो देखिए A डॉट B आपके पास AB cos थीटा के बराबर होता है. A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. यहां पर cos थीटा के बजाय क्या है? हाफ है, हाफ. तो वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है? तो वो 60 डिग्री आपके पास होता है. 60 डिग्री पे cos थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है. तो इट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज अ 60 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं. हाफ AB इज इक्वल टू A डॉट B. अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है A डॉट B, बल्कि ये चलो मैं लास्ट में कर लूंगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद. तो दीज आर द टू मॉडल MCQs इन द डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज को मैं ले रहा हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो है इज कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव है. ठीक है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपने F डॉट S लिख लिया या आपने S डॉट F लिख लिया, ठीक है, रिजल्ट आपके पास क्या होगा? सेम होगा, वर्क आपके पास सेम होगा. सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. और याद रखे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन या प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे ये सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू the square of magnitude of a vector. The square of a magnitude of vector. ठीक है, अगर मैं A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं A के साथ ही, तो ये आपको स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर देगा. B डॉट B, दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर. जहां पर भी आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर देख लें, जहां पर भी आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर देख लें, वहां पर डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ होगा. ठीक है, अगर आप देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ m v डॉट v. तो जहां पर भी आप मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर को देख ले, तो वो आपको डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. थर्ड आपके पास जो है द डॉट प्रोडक्ट, the dot product for unit vectors. unit vectors के लिए dot product. याद रखिए, the dot product of a unit vector with itself. अगर आप एक unit vector का dot product ले ले, उस unit vector के साथ वो हमेशा आपको 1 देगा. the dot product of a unit vector with itself will be always equal to 1. the dot product of a unit vector with a negative unit vector, ठीक है, ये हमेशा आपको -1 देगा. the dot product of a unit vector with itself will be always equal to 1. the dot product of a unit vector with a negative unit vector will be always equal to -1. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. हाँ, दो यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to each other, ठीक है, this will be always equal to 0. the dot product of a unit vector with another unit vector which is perpendicular will be always equal to 0. ठीक है, फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी है the dot product of vectors in a
components form the dot product of vector in a component form. अगर आपको वेक्टर्स गिवन है axi प्लस ayj प्लस azk, b आपके पास bxi यूनिट वेक्टर प्लस byj यूनिट वेक्टर प्लस bzk यूनिट वेक्टर, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो आप क्या करेंगे? x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, z को z के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए. सो ax bx प्लस ay by प्लस az bz. अगर आप x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y कंपोनेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करें, z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करें और आप ऐड कर जाए तो आपके पास आ जाएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b. जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर में सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी आप सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर जाए. ठीक है, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए. ठीक है, आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आ जाएगा. अगर मैं लिख लूं, लेट सपोज फोर्स है 1 न्यूटन I प्लस 2 न्यूटन J प्लस 3 न्यूटन K. डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है 1 मीटर I माइनस 3 मीटर J प्लस 5 मीटर K. और मैं आपसे पूछ लो व्हाट विल बी द वर्क, वर्क आपके पास क्या होगा? ठीक है, वर्क आपसे मांगेगी तो वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं. 2 माइनस 3 1 5 8 9 12 जॉल. बी ऑप्शन आपके पास जो है 10 जॉल. सी ऑप्शन आपके पास जो है 11 जॉल और डी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज 0 जॉल. तो देखिए वर्क आपके पास क्या है? Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz. ठीक है, तो 1 माइनस 6 प्लस 15. ठीक है, तो 10 जॉल आपके पास वर्क डन आ गया है. ठीक है, तो आप x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, z को z के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए. ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा. अच्छा, a डॉट b आपके पास ए बी कॉस थीटा के बराबर है. मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय ए बी, और इससे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय ए बी. ठीक है, ये थीटा आपके पास जो है दिस इज द एंगल बिटवीन a एंड b. ये a और b के दरमियान एंगल होगा. थीटा आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b. ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय ए बी. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b to the product of the magnitude of two vectors a and b. The ratio of dot product of two vectors a and b to the product of the magnitude of two vectors a and b is equal to cos of angle between two vectors. Yeah, cos inverse ratio of a dot b to the product of the magnitude of a and b is equal to the angle between a and b. ठीक है, तो इससे आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं. किस तरह? मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, a आपके पास है i प्लस j एंड b आपके पास जो है दिस इज j प्लस k. ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन a एंड b. a और b के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री. ठीक है,
एक क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, अगर मैं इस तरह लिख लूं a is equal to b is equal to under root 2 means the magnitude of a and b is equal to under root 2 and a dot b this is equal to 1. a dot b आपके पास 1 है और a और b का मैग्नीट्यूड आपके पास under root 2 है. What will be the angle between a and b? ठीक है, और ऊपर वाले ऑप्शंस ही आप नीचे लिख ले. ठीक है, यही ऑप्शंस आप नीचे भी लिख ले और याद रखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों एमसीक्यू सेम है. वहां पर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है, यहां पर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट गिवन है. तो फार्मूला आपके पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय ए बी. अगर आप a का मैग्नीट्यूड मालूम करें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2. अगर आप b का मैग्नीट्यूड मालूम करें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2. a और b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आएगा अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करें. और a और b का डॉट प्रोडक्ट देखें, इसमें j और j कॉमन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो a डॉट b 1 आएगा. ठीक है, तो अगर आप इसमें पुट करें cos इनवर्स 1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 तो cos इनवर्स 1 ओवर 2 ये आपके पास 60 डिग्री है. ये आपके पास क्या है? 60 डिग्री है. सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज अ 60. ये दोनों सेम क्वेश्चंस है. तरीका आपके पास ये फार्मूला है. ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम करें अंडर रूट 2, डॉट प्रोडक्ट मालूम करें, वो आपके पास 1 आ रहा है तो आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो आपके पास जो है 60 डिग्री आ रहा है. द एंगल इज अ 60 डिग्री. तो आंसर आपके पास 60 डिग्री है. अच्छा, मैं एक और एमसीक्यू लिख रहा हूं. Which vector is perpendicular to 4i minus 5j? इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर आपके पास क्या होगा? -4i, ठीक है, और प्लस 5j. ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास जो है 5i माइनस 4j. सी ऑप्शन आपके पास जो है -5i प्लस 4j और डी ऑप्शन आपके पास i प्लस j. तो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? तो आप क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट एक एक के साथ निकालें. तो ये वेक्टर गिवन वेक्टर जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर वही होगा. तो आप देखिए इसको 4 4 जा -16 प्लस माइनस -5 5 जा 25. ये आपको 0 नहीं देगा, ये आपको 0 नहीं देगा. So it means this is not perpendicular. 4 5s are 20 minus minus plus 5 4s are 20 not 0. ये perpendicular नहीं होगा. 4 5s are 20 minus 20 plus minus minus plus minus minus मैं इसको भी माइनस कर लेता हूं. मैंने ऑप्शन ये रखा था इसको माइनस करें. ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस कर ले, ये सी ऑप्शन में ये माइनस कर ले प्लीज. ये मैंने प्लस लिखा था, मैंने ऑप्शन यही रखा था. ठीक है, तो ये माइनस कर ले. 4 5s are -20 प्लस माइनस 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 प्लस 5 4s are 20. ये आपको 0. इसका मतलब है दिस इज परपेंडिकुलर. तो सी ऑप्शन में ये प्लस मैंने लिखा था, आप इसको माइनस करें. ठीक है, फिर आप क्योंकि मैंने सी ऑप्शन रखा था तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 दे रहे हैं. इट मीन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. अगर आप डी के साथ रखें तो डी के साथ डॉट प्रोडक्ट ये आपको 0 नहीं देगा. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपके पास. ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि खत्म हो गए. अच्छा, अभी हम ले रहे वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, अगर आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिल जाए, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसमें से क्रॉस है, हम क्रॉस को पुट करते हैं. ठीक है, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर. ठीक है, एंड दिस इज द इनर एंगल. एडिशन ऑफ वेक्टर हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो, स्केलर प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो हम हमेशा इनर एंगल को ही प्रेफर करते हैं. सो दिस इज द इनर एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर. ये ए बी साइन थीटा
ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और ये n यूनिट वेक्टर आपके पास जो है ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है। ठीक है, अगर आप डॉट पे देखें तो हमने यूनिट वेक्टर कोई पुट नहीं किया था। क्यों? वो स्केलर था और स्केलर में यूनिट वेक्टर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देता है और स्केलर का तो डायरेक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो a क्रॉस b ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपके पास ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। क्यों? बिकॉज द एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ हो तो फिर ये ए बी cos थीटा होगा और डॉट में ए बी साइन थीटा आपके पास होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब a क्रॉस b, अगर ये मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूं, फॉर एग्जांपल टार्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, तो r और f वेक्टर है, ये आपको टार्क देते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको वेक्टर देता है। अगर ये हमें वेक्टर देता है तो फिर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आपके पास क्या होगा? तो रूल के मुताबिक से a क्रॉस b है तो आप अपने दाएं हाथ के फिंगर्स को अलोंग a करें और इसको रोटेट करें टुवर्ड अ सेकंड वेक्टर, तो ये तब आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये आपके पास a क्रॉस b या ये आपके पास n यूनिट वेक्टर होगा। अगर मैं लूं a क्रॉस b इज इक्वल टू c, तो फिर ये आपके पास c वेक्टर भी होगा। ठीक है, चूंकि आउट ऑफ द पेज है, a क्रॉस b आउट ऑफ द पेज है, तो बोर्ड पे हम इसको अपवर्ड ड्रा करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू c, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, इसमें जरूरी कुछ पॉइंट्स है। a क्रॉस b दिस इज इक्वल टू c, याद रखिए c आपके पास जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू a, b आपके पास जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू c। ये c a का भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये c b का भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, और याद रखिए जो c आपके पास होगा दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, ये a और b के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये याद रखिए। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है, और रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों वेक्टर के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मैं इस रूम का ये वाला हिस्सा y एक्सिस लूं, ये मैं x एक्सिस लूं, ये z एक्सिस है, आपका रूम 3D है, ये y, ये x और ये z। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन में लगा हुआ है, ये y, ये x, ये xy प्लेन होगा। ये क्या होगा? ये xy प्लेन है। ये व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन में लगा हुआ है ये xy प्लेन है। ठीक है, अब अगर आप इन दो वेक्टर्स को देखें, ये आपके पास xy प्लेन है, फॉर एग्जांपल xy प्लेन, द मिसिंग एक्सिस इज अ z एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये आपके पास रिजल्टेंट। तो आप इस वेक्टर को देखें, ये a का भी परपेंडिकुलर है, ये आपके पास b का भी परपेंडिकुलर है, और ये a और b के प्लेन का भी परपेंडिकुलर है, xy प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स इस तरह पड़े हुए हैं, ये आपके पास z, ये x, ये zx प्लेन है, तो a क्रॉस b ये आपके पास रिजल्टेंट। आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को देखिए, a का भी परपेंडिकुलर, b का भी परपेंडिकुलर और इसके प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं आपके लिए आसान कर लेता हूं, अगर दो वेक्टर्स xy प्लेन में हो, xy प्लेन में, तो मिसिंग एक्सिस कौन सा है? z एक्सिस। अगर दो वेक्टर्स xy प्लेन में है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अलोंग z एक्सिस होगा। और अगर दो वेक्टर्स xz प्लेन में हो, xz प्लेन में हो, तो मिसिंग कौन सा है? y एक्सिस, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स zx प्लेन में है, zy प्लेन में है, ठीक है, तो मिसिंग कौन सा? x, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग x एक्सिस। याद रखिए, तो तीन डायमेंशन है x, y, z। अगर xy प्लेन हो, मिसिंग z, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग z एक्सिस। अगर yz मिसिंग x, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अगर x और z हो, मिसिंग इज y, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग y एक्सिस। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट
आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं वो उस दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों प्लेन के भी परपेंडिकुलर। देखिए आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टार्क, तो टार्क आर का भी परपेंडिकुलर होगा, टार्क फोर्स का भी परपेंडिकुलर होगा, टार्क आर और एफ के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, टार्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन आर एफ साइन थीटा एन का डायरेक्शन ये सेम होगा। टार्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन और नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, इसमें ये काफी जरूरी बातें हैं। अब अगर मैं एक एमसीक्यू इसमें बना लूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, फिर आपके पास ए डॉट सी क्या होगा? ठीक है, आपके पास बी डॉट सी आपके पास क्या होगा? ए डॉट सी आपके पास क्या होगा? बी डॉट सी आपके पास जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन मैं इसको ले रहा हूं ए सी cos थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये आपके पास ए सी cos थीटा, सी ऑप्शन आपके पास नल वेक्टर, डी ऑप्शन आपके पास 0। ठीक है, तो देखिए ए डॉट सी आपके पास क्या होगा? 0, बी डॉट सी भी आपके पास 0 होगा। क्यों? सी ए का भी परपेंडिकुलर है, सी बी का भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हो उसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद ए एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद बी, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपके पास 0 होगा। अगर मैं इस तरह लिख लूं एक एमसीक्यू, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड दिस इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर, देन मैं आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकता हूं। आर क्रॉस एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डैश, आर क्रॉस एफ डॉट बल्कि क्रॉस एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डैश। ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि आपके पास जो टार्क होगा, टार्क का डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर के साथ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, टार्क का एन यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये डैश के बराबर होगा। ठीक है, मैं आर डॉट एन भी आपके पास लिख सकता हूं, आर डॉट एन क्या होगा, एफ डॉट एन आपके पास क्या होगा, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर क्रॉस एफ डॉट एन, तो आर क्रॉस एफ वो तो आर एफ साइन थीटा एन के बराबर है और एक एन इजाफी है, तो ये आपके पास बन जाएगा आर एफ साइन थीटा एन डॉट एन, और एन डॉट एन किस चीज के बराबर होता है? 1। तो आंसर आपके पास बन गया, आंसर आपके पास बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा या मैग्नीट्यूड ऑफ अ टार्क। तो ऑप्शंस में या तो ये होगा या आपके पास ये होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप देखिए, आर एफ साइन थीटा एन क्रॉस एन, और ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये आपको नल वेक्टर देगा, ये आपको 0 वेक्टर देगा। इसका आंसर वही ऊपर वाला टार्क, इसका आंसर वही नल वेक्टर। अच्छा आर डॉट एन, आपको पता है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो टार्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टार्क आर का भी परपेंडिकुलर होता है और फोर्स का भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपको 0 देगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक एमसीक्यू में इस तरह भी लिख सकता हूं, आर डॉट एल इज इक्वल टू 0 एंड पी डॉट एल इज ऑल्सो इक्वल टू 0, then angular momentum L will be parallel to dash, parallel to dash. A option R cross P, B option R, C option P, D option आपके पास R डॉट P। तो किसके पैरेलल आपके पास होगा? R क्रॉस P के आपके पास पैरेलल होगा। क्यों? L देखिए कॉमन है, तो अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को फिर आप क्रॉस करें और ये कॉमन के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मॉडल एमसीक्यूज है इन अ क्रॉस प्रोडक्ट।
तो क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है वो उन दोनों वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाकी साइन थीटा है, आपको पता है साइन थीटा 0 और 180 पे आपको 0 रिजल्ट देता है और 90 पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर थीटा आपके पास 90 हो तो A क्रॉस B आपके पास है, दिस इज इक्वल टू AB एन यूनिट वेक्टर। A क्रॉस B आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू AB एन यूनिट वेक्टर, इट मींस द मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज याद रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो है, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो है, दिस इज एंटी कम्यूटेटिव। द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ एंटी कम्यूटेटिव। मतलब ये है A क्रॉस B ये हमेशा माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। A क्रॉस B ये हमेशा आपके पास माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। इट मींस द क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये अगर A क्रॉस B है, ये A क्रॉस B है, A क्रॉस B ये, तो B क्रॉस A इनटू द पेज, ये आपके पास B क्रॉस A होगा। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी चेंज। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, मैं अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट करूं, A क्रॉस B, इसको आप यहां पर शिफ्ट करें, प्लस B क्रॉस A, ये आपको नल वेक्टर देगा। और इसका स्टेटमेंट किस तरह बनेगा? द सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। द सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B to the cross product of B and A is equal to a null vector। दस इस स्टेटमेंट पे समझने की कोशिश करें। ज्यादातर स्टूडेंट स्टेटमेंट को नहीं समझते। The sum of cross product of A and B to the cross product of B and A is equal to a null vector। ठीक है, मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, the magnitude of sum of cross product of A and B to the cross product of B and A, this is equal to 0। ठीक है, ये आपके पास 0 के बराबर होगा। और अगर मैं इस तरह लिख लूं, the sum of magnitude of cross product of A and B to the cross product of B and A, this will be not equal to 0। ये 0 से ज्यादा आपके पास होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B कब प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं A क्रॉस B कब आपके पास प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा, तो देखिए, if theta is equal to 0 or theta is equal to 180, if the vectors are parallel or anti-parallel, then A cross B will be equal to B cross A, or A is equal to 0 or B is equal to 0, or both A is equal to 0 and B is equal to 0। अगर सिर्फ A 0 हो या सिर्फ B 0 हो, ठीक है, या A और B दोनों आपके पास 0 हो, तो फिर A क्रॉस B वो प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा। ठीक है, अगर A और B भी नॉन जीरो हो और वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल भी ना हो, तो फिर A क्रॉस B कभी B प्लस B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, बल्कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। These are the important discussion in the start of the cross product। ठीक है, of two vectors। सेकंड में ले रहा हूं, सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं, the cross product of vector with itself, this is equal to a null vector or zero vector। A cross A, B cross B, C cross C, this is equal to a null vector। ये आपके पास null vector के बराबर होगा। So the cross product of a vector with itself will be always equal to a null
वेक्टर। थर्ड आपके पास जो है द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर with itself, this will be always equal to a null vector. हमेशा आपके पास null vector के बराबर होगा। The cross product of a vector with a negative unit vector, this will be also equal to a null vector. और देखिए, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, ये आपके पास I जो कि x, ये आपके पास J जो कि y, ये आपके पास K जो कि z एक्सिस है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में I क्रॉस J, तो ये आपको मैंने आपको पहले बताया था, I क्रॉस J का मतलब क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, रिजल्टेंट विल बी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में हो, J क्रॉस K, ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू I यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर आप लोग K क्रॉस I लिख ले, दिस विल बी इक्वल टू अ J यूनिट वेक्टर। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा करें लाइक दिस, J क्रॉस I क्लॉकवाइज, ये माइनस K के बराबर होगा, ठीक है। K क्रॉस J, ये आपके पास माइनस I यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। I क्रॉस K, ये आपके पास माइनस J के बराबर होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो I J वो आपको K, ठीक है, J K वो आपको I, K I वो आपको J एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में इसके साथ आप नेगेटिव लगा लें, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास जो है, द क्रॉस प्रोडक्ट इन अ components form, the cross product in components form। अगर आपके पास वेक्टर है, a वेक्टर axi प्लस ayj प्लस azk, और b वेक्टर आपके पास bxi प्लस byj प्लस bzk, a वो भी कंपोनेंट्स फॉर्म में, b आपके पास वो भी कंपोनेंट्स फॉर्म में है, ठीक है। और अभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि A क्रॉस B आपके पास क्या होगा, तो इसका फार्मूला आपके पास जो है, ठीक है, वो ये है AY BZ माइनस AZ BY प्लस ब्रैकेट लगा ले J यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास ये J यूनिट वेक्टर आपने लगा लिया, तो AZ BX माइनस AX BZ, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा ले K यूनिट वेक्टर, और अगर Z एक्सिस आपके पास हो तो AX BY माइनस AY BX। तो ये लंबा चौड़ा फार्मूला है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने याद करना होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है। तो अब आपके पास AY BZ ये सब गिवन है, इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लंबा चौड़ा फार्मूला है, इसको आप याद किस तरह करेंगे? अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि इसको हम याद किस तरह करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है, XYZ दो दफा लिख लें। A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर कौन सा है? A है। अगर मैंने I यूनिट वेक्टर लिख लिया तो X का डायरेक्शन है ये X, तो प्रोडक्ट YZ का होगा। प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? YZ का। तो A का Y, B का Z, ठीक है। A का Y, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वेक्टर A है, A का Y, B का Z। अब माइनस लगा ले, अब उल्टा AZ BY प्लस ब्रैकेट लगा ले, ठीक है। J यूनिट वेक्टर, J Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y खत्म, तो आपके पास प्रोडक्ट ZX, तो A क्रॉस प्रोडक्ट में पहले तो A का Z, ठीक है। B का आपके पास क्या होगा? X माइनस AX माइनस AX BZ, फिर उल्टा करके आप आ जाए, ठीक है। प्लस ब्रैकेट लगा ले,
के यूनिट वेक्टर। अब के ये आपके पास z एक्सिस, ठीक है, तो ये आपके पास x y, तो a का x b का y माइनस, अब y से उल्टा x की तरफ जाए, a y b x के यूनिट वेक्टर। तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, लंबा चौड़ा फार्मूला है और इसी को आपने इस तरीके से याद करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ये तो आपके पास वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म, इन कंपोनेंट्स फॉर्म आपके पास बन गया। अगर मैं लिख लो r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर और फोर्स आपके पास जो है 3i माइनस j न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द टार्क आपके पास है वो क्या होगा? ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 6i माइनस 3j न्यूटन मीटर। ठीक है, 5i माइनस 2j न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपके पास माइनस 11 न्यूटन मीटर और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज नल वेक्टर। ठीक है, टार्क क्या होगा आपके पास? तो ये आपके पास आर है, ये आपके पास एफ है। अब टार्क क्या होगा? तो आपको पता है कि टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले गिवन वेक्टर्स को देखें। ये वेक्टर किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन में है। ये किस प्लेन में है? ठीक है, ये भी आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, वहां पर मैंने आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था प्लेन के लिए, तो वो आपके पास बेसिकली ये तरीका। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन हो, रिजल्टेंट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। रिजल्टेंट आपके पास अलोंग जेड एक्सिस होगा। सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, इसके साथ के आपने लिखना हो माइनस 11 के न्यूटन मीटर, तो सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। के जेड एक्सिस मुझे पता चल गया है, सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हो, रिजल्टेंट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से एक ऑप्शन है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर हो। ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन करना है तो एक्स वाई प्लेन है, रिजल्टेंट जेड एक्सिस, तो सिर्फ आपने इसको, इस पार्ट को उठाना होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने उठाना होगा, तो आपके पास आंसर। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो रिजल्टेंट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में अगर एक ऑप्शन है तो सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अगर एक चारों ऑप्शन जेड एक्सिस से हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा? एक्स वाई प्लेन है, रिजल्टेंट जेड एक्सिस, तो सिर्फ ये जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट इससे उठा ले, बाकी जीरो। ये भी जीरो आपको देगा, ये भी जीरो। इस कंपोनेंट को उठाकर फिर आप रिजल्ट को निकाल ले। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका मैं अगर लिख लूं तो टार्क आपके पास होगा ब्रैकेट लगाकर के यूनिट वेक्टर आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जरूरी पॉइंट्स आपके पास आ गए। अच्छा, अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी के बराबर कब होगा? कभी नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी डॉट प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, और वो आपके पास कब होगा? अगर थीटा आपके पास 45 डिग्री हो। अगर थीटा आपके पास क्या हो? 45 डिग्री हो, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए डॉट बी, द रेशियो of magnitude of the cross product of two vectors A and B to the dot product of two vectors A and B, this is equal to tangent theta. ठीक है, और थीटा आपके पास क्या होगा? tan inverse A cross B magnitude divide by A dot B. ठीक है,
ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आपको दो वेक्टर्स के एंगल्स के बारे में बताएगा। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इससे आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं। अगर मैं लिख लूं a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 अंडर द रूट ऑफ 3 एंड a डॉट b आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन a एंड b। ए ऑप्शन आपके पास जो है वो आ गया 30 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 120 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास जो है 45 डिग्री। तो आपके पास आंसर 60 डिग्री आएगा। अगर उस फार्मूले में आप लोग इसको पुट करें तो आपके पास वो रिजल्ट आएगा। अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं कि आई डॉट जे क्रॉस के दिस विल बी इक्वल टू डैश, ए ऑप्शन आपके पास आई, बी ऑप्शन आपके पास 1, सी ऑप्शन आपके पास नल वेक्टर, डी ऑप्शन आपके पास 0। तो आप ये देखें जे क्रॉस के ये आपको आई देगा, ये आपको क्या देगा? आई देगा। तो अगर ये आपको आई देगा तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, फिर आप ही अगर ब्रैकेट नाउ आई डॉट जे क्रॉस के, तो पहले आप क्या करें? ठीक है, आप आई आप जो है जे क्रॉस के को पहले कोशिश करें सॉल्व करें, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट आप आई के साथ निकाल लें। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपके पास इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया। अब अगर मैं लिख लो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो याद रखे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो कि ए बी साइन थीटा के बराबर है, ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ये आपको क्या देगा? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं। अगर मैं लिख लूं ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, अगर ए और बी बराबर ना हो और थीटा 90 ना हो, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास जो है ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। इफ a is equal to b and theta is equal to 90, तो फिर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर देगा। तो मैं अगर जनरली लिखना चाहता हूं, जनरली तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपको एनी प्लेन एरिया देगा, ये आपको एनी प्लेन एरिया देगा। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक चीज आप देखें, ठीक है, यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर आप एक चीज देखें तो वेक्टर एरिया का डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। इफ द एरिया इज फ्लैट इट इज कंसीडर्ड टू बी वेक्टर, इफ द एरिया इज फ्लैट इट इज कंसीडर्ड टू बी वेक्टर। और आपके बुक में एक चीज लिखा गया है कि इफ द एरिया ट्रेवर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं ये लू ए, ये आपके पास बी है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर ए क्रॉस बी हो, आप मेरे फिंगर्स को देखें, एंटी क्लॉकवाइज। इफ द एरिया ट्रेवर्स का मतलब होता है इनक्लोज्ड, इज एंटी क्लॉकवाइज, एरिया का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू प्लस ए एन, ये कहां से आ गया? ये ए क्रॉस बी से। द एरिया ट्रेवर्स इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मैं लिख लू एरिया आपके पास ये माइनस ए एन के बराबर होगा, नेगेटिव, कब? बी क्रॉस ए। इफ द एरिया बी क्रॉस ए को आप देखिए बी क्रॉस ए, तो एरिया ट्रेवर्स इज क्लॉकवाइज। आप मेरे फिंगर्स को देखिए, क्लॉकवाइज, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इनटू द पेज, द एरिया इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव।
एरिया आपके पास होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सेकंड चैप्टर में सिर्फ एक लेक्चर रह गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, फिर उसकी टाइप्स, फिर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, एक लेक्चर रह गया है, ठीक है, उसमें आपके पास सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच।